तारीख 28 जून और साल 1982। यूपी के सीएम 500 शब्दों का इस्तीफा गवर्नर चंदेश्वर सिंह नारायण को थमाते हैं। ताजुब वाली बात यह थी कि इन्हीं सीएम ने कुछ महीने पहले ये कहा था, मैं नहीं चाहता कि इतिहास में ये कहा जाए कि दो हत्यारों ने मेरी सरकार को उखाड़ फेंका। ये सीएम थे वीपी सिंह। ऐसा माना जाता है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के इस्तीफे का एक कारण ये दो हत्यारे भी थे, जिन्होंने 1981 में यूपी के दिहुली में नरसंहार किया था। इस हत्याकांड में 24 दलितों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक मुहावरा है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, यानी भले ही कोई अपराध करने वाला कितनी भी दूर भागे, अंत में कानून उसे पकड़ ही लेता है। लेकिन अपराधी को पकड़ने की और उसे सजा दिलाने की कोई समय सीमा निर्धारित है या फिर नहीं, इसे आप इस केस से अच्छे से समझ पाएंगे कि 1981 में दिल्ली में हुए नरसंहार के दोषियों को सजा सुनाने में कानून को 44 साल का समय लग गया। कानून के लंबे हाथ इतने सालों से पड़ी इस केस की फाइलों की धूल मिटाने के लिए छोटे पड़ गए। अब जाकर इस मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है, साथ ही साथ 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में 17 लोगों को दोषी ठहराया गया था, लेकिन 2025 तक 17 में से 14 लोगों की मौत ही हो चुकी थी, जिसके बाद कोर्ट ने 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। पहले ये मामला मैनपुरी कोर्ट में चला, लेकिन वहां डकैती कोर्ट ना होने के कारण इसे इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहा जाता है, वहां ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद मामला फिर से मैनपुरी स्पेशल जज डकैती कोर्ट में भेजा गया। सुनवाई पूरी होने के बाद जज इंदिरा सिंह ने 18 मार्च 2025 को फैसले की डेट तय की। तीनों दोषी राम सेवक, कप्तान सिंह और रामपाल को हत्या का दोषी पाया गया। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि दिहुली में हुए नरसंहार की कहानी क्या थी। क्या बात सिर्फ और सिर्फ जातीय संघर्ष की थी या फिर कुछ और पहलू भी इसके साथ जुड़े हुए थे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव। दिहुली यूपी के फिरोजाबाद जिले का एक गांव है। 80 के दशक में यह गांव यूपी के मैनपुरी जिले में आता था। इंडिया टुडे मैगजीन में 15 दिसंबर 1981 को छपी चैतन्य कालबाग की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय इस गांव में 100 से ज्यादा परिवार रहते थे। इनमें से तकरीबन 24 परिवार जाटव और रंगिया जाति के हुआ करते थे। कुछ 40 के करीब ठाकुर परिवार थे। इसके अलावा कुछ मुस्लिम और बाकी समाजों के परिवार यहाँ रहा करते थे। ठाकुर और जाटव समाज के बीच उस समय स्थिति तनावपूर्ण थी। जाति आधारित भेदभाव और उससे उपजने वाला संघर्ष उत्तर प्रदेश के लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन 1981 के साल में बहमई कांड ने स्थिति नाजुक बना दी थी। डकैत फूलन देवी ने 14 फरवरी को ही कानपुर देहात के बहमई में 20 राजपूतों को लाइन में खड़ा करके भून दिया था। फूलन मल्लाहती माने के दलित, एक दलित डकैत का किसी अगड़ी जाति के लोगों को इस बेरहमी से मारना सिर्फ अपराध की तरह नहीं देखा जा सकता था। नतीजा, अगड़ी और पिछड़ी जातियों के बीच खाई बढ़ती ही चली गई। कुछ जगह स्थिति विस्फोटक हो गई कि जरा सी चिंगारी उठी नहीं कि आग भड़क जाएगी। यही दिहुली में हुआ। दिहुली की स्थिति विस्फोटक इसलिए भी हुई क्योंकि बात जमीन से जुड़ी थी। ठाकुर समाज के लोग आर्थिक रूप से समृद्ध होने की वजह से संसाधनों तक ज्यादा पहुंच रखते थे, लेकिन जाटवों के पास ना तो संसाधन थे, ना ही वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर पाते थे। जब सरकार ने स्थिति को बदलने के लिए योजनाएं लागू की तो दरार बढ़ने लगी। 1973 में ही भूमि सुधार के तहत कई स्थानीय जाटव परिवारों को 10-10 बीघा जमीन दी गई थी। इसमें से ज्यादातर जमीन खेती लायक थी ही नहीं, और जैसा कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है, ठाकुरों ने उन्हें अपनी जमीन का सीमांकन करने से भी रोक दिया था। तो जिन भूमिहीन दलितों को जमीन मिल भी गई थी, वो भी दूसरों के यहाँ कम दाम पर मजदूरी करने को मजबूर थे। बारूद तैयार था, अब बस चिंगारी चाहिए थी जो पैदा की डकैती ने। दिहुली के आसपास के इलाके में डकैतों के गैंग की बादशाहत चलती थी। डकैत समाज और कानून से परे था, लेकिन जाति से नहीं। गैंग का लीडर कुंवरपाल जाटव था और उसके गुर्गों में से 2 थे, राधे और संतोषा। पूरा नाम राधेश्याम सिंह और संतोष सिंह। जानकारों का मानना यह भी है कि जाति की बात पर ही राधे संतोषा कुंवरपाल से टूटे और अपना अलग गैंग बना लिया। दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि गांव की एक ठाकुर लड़की का नाम उस समय कुंवरपाल से जुड़ने लगा था।
इस बात को लेकर राधे संतोषा और कुंवरपाल के बीच झगड़ा भी हो गया था, लेकिन जब गैंग अलग हुआ तो जाहिर सी बात है राधे संतोष और कुंवरपाल का मिलना भी बंद हो गया। मामला गर्म हुआ 5 साल बाद। 1978 में किसी ने कुंवरपाल का सर उतारकर उसका धड़ नहर के पास फेंक दिया। इस सर कटी लाश ने ठाकुर बनाम जाटव वाले तनाव को और बढ़ा दिया। कुंवरपाल नहीं रहा तो उसके गुर्गे राधे संतोषा के साथ हो लिए, लेकिन डकैतों के इस मिलन से समाज के मन में उठी टीस शांत नहीं हुई। जाटव मानते थे कि कुंवरपाल को राधे संतोषा ने ही मारा है। मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। फिर 1980 में राधे संतोषा के गैंग का सामना पुलिस से हो गया। मुठभेड़ जरूर हुई और 2 गुर्गे पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए। राधे संतोषा मानते थे कि किसी जाटव ने मुखबिरी की है। जब उन्हें मालूम हुआ कि मामले में पुलिस ने 4 जाटवों के बयान भी लिए हैं, तो उन्होंने मन बना लिया और पटकथा लिखनी शुरू कर डाली। दिहुली नरसंहार की, जिसमें 24 दलितों को गोलियों से भून दिया गया था। राधे संतोषा ने मौके का खूब इंतजार किया। 18 नवंबर 1982 की शाम 4:30 बजे उनके गैंग के 16 लोग पुलिस की वर्दी में दिहुली गांव में दाखिल हुए। उस समय लोग खेतों में काम कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। राधे संतोषा ने जाटवों को खेतों से इकट्ठा किया और सबको गोली मार डाली। जब बंदूकें शांत हुई तो 24 लाशें गिनी गई। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी थे। 2 बच्चों को उनकी मां ने झोपड़ी की छत पर फेंक दिया, लेकिन खुद नहीं बच पाई। ऐसी ही कई और कहानियां हैं। हत्यारों ने जब गोलियां चलाकर दम लिया तो लाशों को लांघकर घर घर तलाशी ली। वो खाना ढूंढ रहे थे क्योंकि उन्हें भूख लग गई। उन्हें कुल 7 लोग ऐसे मिले जो घायल थे। एक लड़का था जिसके हाथ में गोली लगी थी। राधे संतोषा को जब ये मालूम हुआ कि वो मुसलमान है तो उसकी जान बख्श दी गई। ये वाकया बताता है कि इस हत्याकांड के पीछे कथित पिछड़ी जातियों से नफरत ही थी। जो जान बचाने भागा रात भर छिपा रहा, कोई घास के ढेर में, बच्चे अलमारियों में, खेतों में, क्योंकि गैंग ने वो रात गांव के मंदिर में ही बिताई, तो किसी जाटव की घर लौटने की हिम्मत ही नहीं हो पाई। अगली सुबह जब नींद पूरी होने के बाद गैंग लौट गया और मामले की खबर गांव से बाहर गई, तो जाहिर सी बात है बड़े बड़े नेताओं का आना शुरू हो गया। 20 नवंबर को यूपी के सीएम वीपी सिंह, उनकी गृह मंत्री स्वरूप कुमारी बख्शी और केंद्रीय गृह मंत्री जैल सिंह आए। 27 नवंबर को खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आई। पीएम का कार्यक्रम था तो जिले के अधिकारियों ने तत्परता से खाना, कंबल और रजाइयां बांट डाली। सरकार बहादुर के पहुंचने तक राधे संतोषा का गैंग आगरा तक पहुंच चुका था। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीत सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष ने दिहुली कांड का मुद्दा उठाया। दबाव बना तो 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये 40 गैंग के बारे में ठोस सबूत या जानकारी नहीं दे पाए। ना ही जाटवों का यह आरोप साबित हो पाया कि गांव में ठाकुरों ने गैंग को हथियार मुहैया करवाए हैं। गांव के ही लायक सिंह ने इस मामले में 20 लोगों के खिलाफ धारा 302 जो कि हत्या, 307 हत्या की कोशिश और 396 यानी कि डकैती के साथ साथ बाकी धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी। 44 साल में यह मामला मैनपुरी से इलाहाबाद, जो प्रयागराज है, वहां ट्रांसफर हुआ और 19 अक्टूबर 2024 को इसे मैनपुरी सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके बाद जिला जज के आदेश पर इसकी सुनवाई की तारीख 18 मार्च 2025 रखी गई। 20 में से 17 लोगों पर आरोप तय हुए थे। उनकी पूरी लिस्ट भी जान लीजिए। इनमें राधे श्याम उर्फ राधे, संतोष चौहान उर्फ संतोषा, रामसेवक, रविंद्र सिंह, रामपाल सिंह, वेदराम, मिट्ठू, भूपराम, मानिक चंद्र, लटूरी, राम सिंह, चुन्नीलाल, होरीलाल, सोनपाल, लायक सिंह, बनवारी, जगदीश, रेवती देवी, फूल देवी, कप्तान सिंह, कमरुद्दीन, शामवीर, कुंवरपाल और लक्ष्मी शामिल थे। संतोष सिंह उर्फ संतोषा, राधे श्याम सिंह उर्फ राधे और उनके 11 गुर्गे बिना अपने गुनाहों की सजा भुगतते इस दुनिया से चले गए। सिर्फ रामसेवक, कप्तान और रामपाल आज जिंदा हैं। कोर्ट में जब इन 3 लोगों को सजा सुनाई गई तब ये बिलख बिलख कर रोने लगे। वहीं पीड़ितों के परिवार ने कहा कि ये फैसला उनके लिए दिवाली की तरह है। इस हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवारों ने होली नहीं खेली थी, लेकिन इस बार बच्चों को होली खेलने की इजाजत दे दी गई, क्योंकि 2025 फैसले का साल था। सोचिए न्याय की आस जो 44 साल तक जिंदा रही। इस वीडियो में बस इतना ही। खबरगांव को लाइक, कमेंट कीजिए और लगे हाथ खबरगांव को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।